अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और मुझे पता है कि इस दफ़ा वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो एक तो ये हमारा जो शुरू होने जा रहा है ना, सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है, वो है मैथमेटिक्स का। मुझे पता है, मैंने कहा था कि केमिस्ट्री की मैं पहले एक वीडियो अपलोड करूँगा जो समरी वाली होगी, जिसमें थोड़े से की पॉइंट्स होंगे, लेकिन अब वो मैं कह रहा हूँ कि बाद में हम करेंगे जब मैथ सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, ताकि मैथ और केमिस्ट्री की जो ऐसे एक समराइज्ड वीडियो आए ना, वो इकट्ठी हो जाएँ प्लेलिस्ट में, या जब वीडियोज़ अपलोड होती है चैनल पे तो उसमें। तो इसलिए वो मैंने अभी के लिए होल्ड पे रख दी है। अब हम कवर करेंगे मैथ को इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा एक दिन में 2 वीडियो कर दूँ या 3 वीडियो तक कर दूँ, ताकि जो डेज़ का लॉस हुआ है वो हम कवर कर सकें। और स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। एक और चीज़ मैं पहले बता दूँ आप लोगों को कि मैथमेटिक्स में ऐसे बोल के पढ़ाना ना काफ़ी मुश्किल काम होगा। यानी कि चीज़ें एक्सप्लेन मैं अगर हवा में चीज़ें बातें सिर्फ़ करता रहूँगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। आप लोगों को समझ आना मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग समझ ही नहीं पाएँगे कि मैं असल में कह क्या रहा हूँ। यानी मैं सिर्फ़ वर्बली कह तो रहा हूँगा, मैं आपको शो नहीं करवा रहा हूँगा। तो इसलिए मैंने ये किया है कि यहाँ पे 7 सॉल्यूशंस ऐड कर दिए हैं। एक बॉक्स बना के वहाँ पे 7 लिखे हुए हैं, ताकि आपको जो मैं बताऊँ वो कुछ विजुअल भी हो, विजुअल एड भी हो, जिससे आपको पता चले कि अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उसके ज़रिए से आपको खुद भी चीज़ें पता चल जाएँगी। थोड़ा बहुत तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादातर कहीं पे छोड़ भी दूँगा, और जहाँ पे मैं छोड़ूँगा तो आप लोगों को खुद से देखना पड़ेगा। वो मैं सिर्फ़ इसलिए छोड़ूँगा क्योंकि मैं वीडियोज़ को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहा। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है आप लोगों के पास में, और जितनी लंबी वीडियो होगी तो आप लोगों का टाइम उस पे ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा-सा समराइज़ करके ही रखूँगा, शॉर्ट फॉर्म में रखूँगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले कोटेशन है, बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ मैथ्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट, मिलियंस ऑफ थ्योरम्स डिराइव्ड, मिलियंस ऑफ फार्मूलाज मेड, बट स्टिल एक्स इज़ अननोन। एक्स हम अननोन के लिए एक्स को यूज़ जो करते हैं उसके हवाले से बात हो रही है। अच्छा जी, मैथमेटिक्स पार्ट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला यूनिट है, यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सामने हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन एक्स प्लस वाई प्योरली इमेजिनरी इफ़। अब कहता है कि ये एक्स प्लस वाई किस वक्त जाके ना प्योरली इमेजिनरी होगा। बात पर वो चीज़ें कुछ कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये देने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता था कि एक्स प्लस आई वाई है, योटा वाई है, वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा। तो ये प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब हमारे पास एक्स तो हो जाए ज़ीरो और वाई ज़ीरो ना हो। ठीक है, तब जाके ये हमारे पास जो फैक्ट पूरी बन जाएगा, फैक्टर कह दें इसे, एक्सप्रेशन कह दें, तो ये बन जाएगा अयोटा की फॉर्म में, यानी इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी फॉर्म में। अब उसके लिए देखते हैं, एक्स कहता है पहले में डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो गलत हो गया। एक्स तो ज़ीरो होना था हमारा, बी में और सी में एक्स ज़ीरो कह रहा है, डी में भी एक्स ज़ीरो नहीं कह रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब बी और सी में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, कहता है एक्स भी ज़ीरो हो, वाई भी ज़ीरो। अगर वाई ज़ीरो हो गया तो हमारा इमेजिनरी भी ख़त्म, हमारा तो पूरी पूरा एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। तो सी जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जब x ज़ीरो होगा और y ज़ीरो नहीं होगा, या y कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट ज़ीरो, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। क्वेश्चन 2 है, ज़ीरो इज़ डैश अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में भी नहीं है। ज़ीरो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो होल नंबर है ज़ीरो जो है। और यही डिफरेंस भी है, डिफरेंस बिटवीन, अगर कहीं पे आ भी जाए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ज़ीरो इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, एज नंबर्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इन होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, इवन पेपर्स में से जो BFSC में होंगे तो उनके हवाले से भी ये कवर हो सकता है। क्वेश्चन 3 है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 5 इज़। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये होता है। मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम खपाया है, बहुत ज़्यादा टाइम कह सकते हैं। तो मैंने हर जगह से ढूंढा है, मुझे ये अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला कोई चक्कर कहीं पे भी नहीं मिला। लेकिन अब पता नहीं जो मेरे पास पेपर्स थे उसमें मिस्टेक थी, या कोई इशू है पेपर में, एग्ज़ाम में ही ऐसा इशू आया हो, या स्टिल मुझसे ना कवर हो रहा हो, तो मुझे नहीं अंदाज़ा। फार्मूला ये होता है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव जैसे कि है 1 वैसे ही आएगा, और सेकंड टर्म जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसमें देखा जाए, ए में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और सेकंड टर्म नेगेटिव है,
और उसके अलावा किसी में भी ऐसे नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट हो सकता है। लेकिन जो नीचे वाली बेस देखी जाए वो हमारी 26 तो बन रही है, लेकिन स्क्वायर रूट वाला चक्कर नहीं है। तो स्टिल हम अगर ऑप्शन सही ना भी हो एग्जाम में तो हम क्लोजेस्ट की तरफ जा सकते हैं, क्लोजेस्ट आंसर लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होता तो आप जिस पे भी टिक करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसका मसला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल पार्ट ऑफ √3 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूले की तरह ओपन कर लेंगे, ये मैंने साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग। तो √3 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, और आयोटा का हमें पता है कि वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की 1, तो 3 - 1 आ जाएगा हमारे पास 2, जो कि हमारा आंसर है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि -2 आयोटा √3 को क्यों छोड़ा है। उसने कहा है कि सिर्फ रियल पार्ट बताएं, इमेजिनरी पार्ट का तो उसने पूछा ही नहीं है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बताना है। अगर वो हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछता तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज पे टिक करते, क्योंकि सी है तो ठीक, लेकिन सॉरी सी भी ठीक होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये मुझसे गड़बड़ हो गई है, प्लस आएगा। तो अगर हमसे वो इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछ लेता है इससे, तो हम सी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। ये की है हमारे फर्स्ट चैप्टर की। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, a - b इज सबसेट ऑफ डैश इफ b सबसेट ऑफ a, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ b आर इन a। ये मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं और मुझे खुद बहुत ज़्यादा तंग करती रही हैं, मुझे इवन भूल भी जाती रही हैं। तो इसका आंसर कहता है कि क्या होगा, डैश जो पूछा हुआ है उसने हमें वो बताना है। तो इसके लिए मैंने ये साथ लिखा हुआ है, अगर a - b हो तो इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड, या और कह दें से x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी कि हर वो एलिमेंट a - b में आएगा जो a में तो मौजूद हो लेकिन b में मौजूद ना हो। अब a यूनियन b के केस में क्या होता है कि a यूनियन b में हर वो एलिमेंट आता है जो कि a में भी हो और b में भी हो। तो जो a - b है वो सबसेट होगा किसका, a यूनियन b का। तो यहाँ पे ये वैसे एक्सप्रेशन ना बुक में वैसे भी दिया हुआ है डायरेक्टली, आपको इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ से देख के सिंपली याद भी कर सकते हैं। इफ़ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड, जिन सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स और चीज़ है। कम्प्लीमेंट्री सेट्स होते हैं कि हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं या उसमें से जो वैल्यूज़ है माइनस कर रहे होते हैं। और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये भी कोई हमें उसने बताया नहीं हुआ यहाँ पे इसके बारे में। लेकिन डिसजॉइंट सेट जो है वो है कि उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू बी इज सेट टू ओन टू फंक्शन व्हेन, ये भी बुक में ही है, रिटन है। मैं इन चीज़ों को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़ुबानी याद करने वाली ही हैं और इन्हें एक्सप्लेनेशन, वैसे तो मेरा खुद का यूनिट 2 जो है ना इस मैथ का बहुत वीक है। मैं नहीं कहता कि मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये सिर्फ लेक्चर कवर करवाने के लिए अच्छी तैयारी की है, कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करवा सकूँ। तो उसकी बेस पे मैं जो हो सकेगा वो तो बताऊँगा। बाकी अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं इस चैप्टर के तो आप कर सकते हैं। मैंने ये चैप्टर नहीं किया हुआ ना क्लास में तवज्जो से किया है। तो ये डेफिनेशन है, तो रेंज f = b होता है। ये ऑन टू फंक्शन की बात किया, अगर इनटू फंक्शन की बात करता तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता। अगर यहाँ पे ऑन की बजाय इनटू फंक्शन आ जाता तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता। कहता है इफ़ q अप्रोचेस टू p देन विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज फॉल्स व्हेन, ये भी टेबल वाला है, कॉन्सेप्ट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। टेबल मैंने साथ कर दी है। q अप्रोचेस टू p का जो मतलब होता है ना कि कन्वर्स ऑफ p अप्रोचेस टू q, यानी कि जो p अप्रोचेस टू q का केस है उसका उलट हो जाता है। तो उसकी बेस पे जो हमारे पास आंसर बनता है वो बी ऑप्शन है। विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज फॉल्स कह रहा है, तो यहाँ पे देखें फॉल्स कहाँ पे बन रही है, जब p फॉल्स हो और q जो हो हमारे पास ट्रू हो। ये टेबल में मैंने इससे साथ शेयर कर दी थी कि आप लोग यहाँ से डायरेक्टली देख भी सकें। विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट कहता है हमेशा फॉल्स होती है। एब्सर्डिटी जो है वो हमेशा फॉल्स होती है, टोटोलॉजी है वो हमेशा ट्रू होती है, और कंटिजेंसी जो है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन, या वैसे एक बता दूं एब्सर्डिटी का एक और नाम कॉन्ट्राडिक्शन भी है, ये भी आ सकता है वैसे। और जो कॉन्टेंजेंसी है ये या तो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अप्रोचेस टू p in only true is only true when। अब हमने पीछे देखा टेबल में, ये देखें
कि ट्रू कब कब है, जब दोनों ट्रू हों, जब दोनों फॉल्स हों, या जब पी ट्रू हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू ट्रू हो एंड पी फॉल्स हो कह रहा है, जो कि गलत है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसा केस हो तो फॉल्स होता है, क्यू फॉल्स और पी ट्रू हो, ये भी ठीक है, बोथ फॉल्स एंड बोथ। हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, ये तीनों ही सही हैं। ये बी और सी में जो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये तीनों ही केसेस ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कौन से जो हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं होल्ड करते। अच्छा, ये मैंने करके देखे हैं, ठीक है। तो जो 0 1 है वो होल्ड करता है, जो -1 1 है वो भी होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि अगर आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर उसी रेंज में आ रहा हो, तो अगर उसकी बेस पे ही देखा जाए, 0 0 का कंफर्म नहीं हो रहा। वैसे 0 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, लेकिन करना है कि नहीं करना ये नहीं पता। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, तो नन ऑफ दीज आंसर इसका आ जाएगा। A non-negative rational number is grouped under, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ रहा था। मैंने नॉन नेगेटिव जो रैशनल नंबर्स हैं ना, उन्हें करके देखा था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्हें सॉल्व भी करके देखे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही हो रहा था, लेकिन इसमें एक ट्रिक है नॉन नेगेटिव की, वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो इस वक्त इसका आंसर जो है तो एडिशन। आप कंफर्म अपने टीचर से कीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो रहा, मेरे इस वक्त माइंड में नहीं है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि ये एक्स जो है मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो ये दोनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन का केस हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, इसका मतलब वही जो मैंने भी आपको वर्बली चीज़ें बताई हैं, ये वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। द सेट एस इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज एन अल्बाई ग्रुप अंडर। अब इसे करके देखेंगे ना सोल्व, तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में तो होता है, लेकिन एडिशन में करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा, होल्ड ही नहीं कर रही। अब इसे सब्ट्रैक्शन के केस में करेंगे तो 1 -1 -2 हो जाएगा, तो वो भी होल्ड नहीं कर रही। डिवीजन के केस में वैसे ही पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में ग्रुप बन सकता है। आप करके देख लीजिएगा इसका बॉक्स, वो जैसे ये इस तरह कुछ करके बॉक्स बनाते हैं, ये वाला ऊपर भी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा और यहाँ पे नीचे इस तरह भी लिख दीजिएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा। तो इसे करके देखिएगा, ये हो जाएगा, मसले वाला नहीं है कोई ज़्यादा। ये इफ़ पी and B the set of all prime numbers and is the set of all even numbers, then P intersection E। प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होता है, वो है 2, जो कि प्राइम नंबर्स में भी आ रहा होता है और इवन नंबर्स में भी आ रहा होता है। बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं मैच कर रहा होता। तो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ y इज़ एन इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन ऑफ f वी राइट इट एज y इक्वल टू f ऑफ x। इफ़ दिस सेट -1 0 1 जो है, तो इसके बाद पूछ रहा है डिवीजन ऑपरेशन वैसे ही नहीं ऑपरेट इन पर होता, अभी हमने पीछे भी देखा था। एडिशन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस कह रहा है, एडिशन जो है कि होता ही बाइनरी ऑप्शन है, तो ये सॉरी ऑपरेशन है, तो ये गलत बात कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, यानी कि 2 टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। एस इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि 0 के साथ आप अगर उसे डिवाइड करेंगे 0 1 को, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो भी होल्ड नहीं कर रही होगी प्रॉपर्टी। एस इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाहिद केस है जिसमें ये होल्ड कर रहा होगा। तो एफ जो सेट है विद क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वैसे क्लियर एक्सियम की मतलब टाइप्स दे दिया अल्बाई ग्रुप की, कि अल्बाई ग्रुप किस किस केस में होल्ड कर रहा होता है, तो ये भी चीज़ें साथ देख लीजिएगा। ये मैंने जो पहला हमारा था ना क्वेश्चन नंबर 9, उसके हवाले से दी हुई थी। ये की है, पहले 3rd क्वेश्चन का आंसर नहीं था, लेकिन अब मेहनत करके दोबारा ढूंढा था तो मिल गया था, तो इस दफ़ा हमारे पास की में इसे ऐड ही कर देते हैं, ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, इस तरह के जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसका वैसे मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि आंसर हमेशा जो है ना होगा क्या, आंसर हमेशा उसका 0 ही होगा। अब उसे 0 कंफर्म कैसे करना, हो सकता है मे बी किसी केस में ना भी हो, तो आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, आपने या तो 2 रोज़ को सेम करना होता है या 2 कॉलम्स को सेम करना होता है किसी भी मॉड को 0 बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि C2 में C3 ऐड कर दें या C3 में C2 ऐड कर दें, तो उससे 2 जो होंगे हमारे कॉलम्स
सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं ऐड C3 में C2 को, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा और ये भी 1 1 1 हो जाएगा। जब दो कॉलम सेम हो रहे हैं तो हमारा मॉड 0 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए होंगे, क्लास में आप लोगों ने भी किए हुए होंगे। तो ये सिंपल ट्रिक होती है, अगर आपको ये पता हो तो आपको इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, इन मॉड व्हेन टू रोज आर कॉलम्स आर इक्वल देन देयर मॉड इज ऑलवेज विल बी 0। 900 कहता है कि कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। नल मैट्रिक्स का भी पता है, हम आगे वैसे देखेंगे आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 0 0 1 वैल्यू होती है। A square matrix is called dash matrix if all the elements below the principal diagonal are 0। तो ये मैंने साथ एग्जांपल दे दी है। इस तरह की बात करें कि अगर इस तरह की कोई हो स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपर ट्राइंगुलर जो है मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनवर्स ऑफ 5 3 1 3 1 इज इक्वल टू, इनवर्स पूछ रहा है तो इनवर्स का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। करते कैसे हैं, आपने पहले इसका मॉड ले लेना है जो कि यहाँ से डायरेक्टली हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आ रहा है -4 आ रहा है, तो मॉड तो आ गया सिंपली। अब उसके बाद एडजाइंट लेंगे, एडजाइंट में करते क्या हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आप करके देखिएगा ये हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, तो ये करके देखिएगा हो जाएगा। a इक्वल टू अयोटा 0 0 माइनस अयोटा देन a4 इज इक्वल टू, की पावर 4 कह रहा है, तो आप लोग इसकी इसी मैट्रिक्स की पावर सिंपली ले लेंगे, अयोटा की पावर 4 आ जाएगा और माइनस अयोटा की पावर 4 आ जाएगा। तो अगर उसकी बेस पे हम देखें कि अयोटा की पावर 4 हो गई है तो अयोटा स्केयर हमें पता है -1 होता है, तो -1 की पावर 2 होगी तो वो +1 ही हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसका ए ऑप्शन ठीक आ जाएगा। ये -1 जो पहले से मौजूद है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर इवन होगी, ऑड नहीं है यहाँ पे, तो इवन के केस में पावर जो है वो प्लस हो जाती है। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड, अब किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, अगर 0 हो तो वो एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई भी एलिमेंट उसमें है ही नहीं, तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। आइडेंटिटी सेट हमने अभी पीछे देखा था कि किस तरह होता है, ये वैसे एक आइडेंटिटी सेट की एग्जांपल पर दी हुई है। अ मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज 0 इज कॉल्ड, ये नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो वही नल मैट्रिक्स होता है। If 2 6 और लैम्डा 8 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हम इसका सिंपली मॉड लेंगे, मॉड लेके हमारे पास जो बन जाएगा ये 16 माइनस 6 लैम्डा बन जाएगा, इसे पुट कर देंगे इक्वल टू 0 के और हमारे पास आंसर उससे आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो होगा 8/3, ठीक है। करके देखिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ a इक्वल टू 1 0 0 p एंड a प्लस a इनवर्स इक्वल टू के आई द वैल्यूज ऑफ p एंड के आर। अच्छा, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है, कुछ बड़े क्वेश्चन भी दे देते हैं लेकिन वो ऐसे देते हैं कि उसके आगे पीछे वाले 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल छोटे होते हैं जिसमें 20 सेकंड लग सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स पता हो। अब जैसे मैं इसी के हवाले से बात करूँ, ये 9 और 10 मैंने जो सेटिंग उनकी की हुई है, तो 9 तो मुझे करना पड़ेगा, 10 मेरा देखते ही हो जाता है। 10 को मुझे अभी पता है कि मैंने करना ही नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा उसका 0, जैसे हमने ये पीछे डिस्कस किया हुआ है। अब 9 जैसे क्वेश्चन जो आ जाते हैं इन्हें आप करना पड़ता है, अब इन्हें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्टेस्ट वे में। मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर डिटेल वे में लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, साइड पे है। अगर कोई मसला हो तो आप लोग बाद में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ है नहीं, है सिंपल लेकिन है लेंथी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, तो ये आप साथ देख सकते हैं, ये सारा सॉल्यूशन उसका जो है मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन 11 में पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ w प्लस 5 ब्ला 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 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे उसने हमें मॉड के बारे में खुद ही बता दिया है। अब हमने पिछली दफ़ा मॉड 0 पुट किया था, हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे, हम इसका इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन माइनस का आता है तो ये माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, इसका जो भी आंसर बन रहा होगा उससे इक्वल टू पुट कर देंगे 15 के इक्वल पुट कर देंगे तो
हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डब्ल्यू स्क्वायर बन रहा है। जब डब्ल्यू स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसके 2 आंसर पॉसिबल होंगे। तो आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आंसर जो आएँगे वो 2 - 5 हैं, 2 एंड -5। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक और टेक्नीक भी होती है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं खुद अप्लाई करता रहा हूँ। मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शंस से करता होता हूँ, यानी मैं ऑप्शंस मुझे पता है कि अगर ये हैं तो मैं तुक्का लगाता हूँ कि एक ऑप्शन उठा के उस पर जवाब में पुट करके देखता हूँ, अगर वो लग गया तो ठीक है, वरना गलत है। अब मैं यहाँ से पुट करके देता हूँ वैल्यू 2, 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 3 2 ज़ा 3 2 + 1 3 होगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पुट करके देखूँ तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 + 5 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1 प्लस हो जाएगा तो 10 जो मेरे पास बन जाएगा 9 + 6 15, तो वो तो बन रहा है, यानी 2 तो आंसर कन्फर्म हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, -2, तो जब मैंने यही 2 कन्फर्म कर लिया, -2 तो कन्फर्म फिर नहीं हो सकेगा, तो मेरा कन्फर्म है ऑप्शन ए। बाज़ दफ़ा होता है पहला ऑप्शन ही अगर पुट करके देखें ना ऊपर क्वेश्चंस में, तो आपका आंसर सही आ जाता होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि नहीं भी आता, तो फिर उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर लक अच्छी हो तो आप पहला ही ऑप्शन अच्छा चूज़ करके उसका जवाब ढूँढ सकते हैं। गिवन एस इक्वल टू 0 1 1 0 एस की पावर 4। अब ये देखें, आपको पता है कि 0 की पावर 4 हो, 10 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 की पावर भी कुछ भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो है, जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, क्योंकि 0 की जो मर्ज़ी आप पावर कर दें उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही 1 को कोई असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ, एक क्वेश्चन बड़ा सा बना के दे दिया है, उसने पूछा। अब आपको पता है कि यहाँ पे ना कॉलम 2 और कॉलम 3 की पहली वैल्यू 0 है, तो हमारा मेन जो कंसर्न रह जाएगा वो हम इसी के हिसाब से करेंगे। तो इसके हिसाब से करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में वैसे ही माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा, 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा इस पे, ठीक है। मुझे वैसे याद नहीं, मैंने इसका आंसर शायद हाँ नहीं लिखा हुआ, तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो 16 + 9 हमें पता है होता है 25, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 25। मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ हल्का सा काम करने वाला था। अब क्वेश्चन 14 आ गया है हमारे पास। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ 9 द वैल्यू ऑफ 5 कह दो, जो नाम जिसको दिल कर दे, आप लोगों का नाम नहीं पूछेगा पेपर में। इस वक्त मेरे याद दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे क्या कहूँ, 5 कह देता हूँ, ठीक है, 5 इसे कह देते हैं हम अभी के लिए। आर इक्वल टू, अब देखिए ऑप्शन में 1 4 0 1 3 3 1 -4 है आंसर ऑप्शंस में, ठीक है। मैं इसमें से अगर मेरी किस्मत अच्छी हो तो मेरा पहले ऑप्शन पे मैंने बताया था ठीक हो सकता है, तो मैं इस वक्त ना सॉल्यूशन को नहीं देख रहा, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है अभी के लिए। मैं पहले 3 पुट करके देखता हूँ सिंपली। 3 पुट किया है तो ये आ जाएगा 3 + 4 12 आ जाएगा, 3 6 -11 आ जाएगा। 12 -11 नहीं हो सकता, तो ये तो कंफर्म हो गया अभी के लिए गलत, क्योंकि 3 एक आंसर ही गलत है, तो ये दोनों आंसर ही मेरे लिए गलत हो गया, दोनों ही आंसर मेरे लिए वेस्ट हो गया। मैं 0 1 को भी पुट करके देख लेता हूँ। 0 पुट करके देखता हूँ तो 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आएगा, ये भी नहीं बन रहा, तो ये भी मेरे पास हो गया गलत। अब बच गया है 4 -4 और सेम ही है, सिर्फ साइन फ़र्क है। अब 4 पुट करके देखता हूँ, सिंपल 4 पुट करके देखते हैं। 4 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा -13, तो वो 7 तक बन रहा होगा, या प्लस भी हो जाए, साइन में अभी नहीं देख रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो मुझे पता चल गया कि डी ऑप्शन अब मेरा ठीक ही होगा। वेरीफाई करना है, करके देख लेते हैं। यहाँ -4 कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3, तो -4 -3 हो जाएगा प्लस का 12, और यहाँ पे अगर -4 करूँगा तो ये आ जाएगा -4 टू द -3 आ जाएगा, और 12 माइनस आंसर जो बन रहा होगा वो 3, जो कि 9 के इक्वल प्रूव हो रहा है हमारे पास। तो हमारा सही आंसर डी ऑप्शन में आ गया है। इस तरह कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अगर नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली इसे इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, बीच में साइन जो आएगा माइनस का आएगा, तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। गिवन एस इक्वल टू 3 0 0 3, तो यहाँ पे एस की पावर 4, अब 3 है 1 नहीं है, तो 0 की पावर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 3 है तो जो पावर आंसर आ जाता है 81 आ जाता है। पोजीशन चेंज वेंज नहीं हो रही होगी इनकी कोई भी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा जी, अब आ गया है हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो कि थोड़े ट्रिकी भी हैं और 17
2017 में आए भी हैं और देखने में बड़े लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अ सिस्टम कैन हैव ओनली, 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। द रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय, उसने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म खुद बना के दिया, हमसे वो बनवा नहीं रहा, बस उसके बारे में पूछ रहे कि उसका कौन से ऑप्शन ठीक होगा, कि उसका कोई सोल्यूशन होगा, नहीं होगा, एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल हैं। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन के केस में टोटल 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। अब ये देखिए 1 0 0 है, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 0, क्योंकि बनी हुई है, मैंने डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है। तो सेकंड केस में आ जाएगा 2y माइनस z इक्वल टू 3, सोल्व हो सकती हैं। अभी के लिए ये जो हमारे पास दोनों आई है, दोनों सोल्वेबल हैं। लेकिन नेक्स्ट में आ रहा है 0z, यानी कि z की कोई है ही नहीं वैल्यू, तो 0z इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि 0 इक्वल टू 1 हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने बाकी 2 को देखना ही नहीं है, जब हमारे पास तीसरी जो है उसका कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़। अब रैंक के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं, कंडीशंस यहाँ पे ना करेक्शन कर लीजिएगा, ये z है, x नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आपके पास उसका रैंक आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। रैंक में करना क्या होता है, हमने इन सारी वैल्यूज़ को पहले 0 बनाना होगा, फिर इनको 0 बनाना होगा और फिर इसको 0 बनाना होगा। तो ये 0 तब बनेगी जब हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई कर रहे होंगे। कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी ड्रैग हो गई है, इसलिए मैंने कहा था कि मैथ है, मैथ में होगी तो सही, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। 30 मिनट्स हैं, कंसीडरेबल हैं, ज़्यादा मसला नहीं करते। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।